नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं खोज खबर। मैं हूं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी द्वारा जो है एक बड़ा जो है एक आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने जो है शिरकत की है। कुछ लोग हैं जो कि कहें तो उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश के मैं बताऊं तो कहाँ से, देवरिया से आए हैं। सर का हम पहले पूरा परिचय जान लेते हैं। सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं चंद्रभूषण सिंह यादव हूँ, सामाजिक न्याय मंच चलाता हूँ और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो किताब है सम्यक प्रकाशन से मेरे द्वारा संपादित छपी है। और हम सोशल जस्टिस पर ही हमारा पूरा काम है, सामाजिक न्याय पर ही हमारा पूरा काम है और हम लोग इसी को अपना जीवन का लक्ष्य मानकर अभियान चला रहे हैं। सर बात करें जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी को न्याय की बात तो की जाती है, सरकारी नौकरी है तो उसमें इतना % मिलना है, आरक्षण उनको दिया गया है, क्या सही मायनों में मिल पाता है उन लोगों को? नहीं, पहली बात तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में आई है तब से तो आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं। एक तो ये संविधान को इन्होंने निष्प्रभावी बना दिया है, आज आरक्षण को निष्प्रभावी बना दिया है। जब उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षाएं हुई सारे पेपर लीक हो गए, एक की भर्ती नहीं हुई। दिल्ली की सरकार ने 10 वर्ष में एक भी रिक्रूटमेंट नहीं निकाला, 30 लाख पद खाली हैं। तो 30 लाख पद खाली है तो फिर हमारा आरक्षण है कहाँ? हमारे आरक्षण को लागू कहाँ किया गया? और दूसरी बात, जो हमारे भारत के संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्राविधान नहीं है, तो मोदी साहब ने जो अपने आप को पिछड़े वर्ग का कहते हैं, उन्होंने भारत के संविधान के इतर देश की संसद में बिल ला करके और ईडब्ल्यूएस आरक्षण कर दिया, आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्राविधान कर दिया। इस देश के अंदर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन पर आरक्षण है आर्टिकल 340 के तहत। छुआछूत के आधार पर सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर एससी का 341 के तहत है और 342 के तहत जो आदिवासी लोग हैं उन आदिवासी लोगों को विशेष अवसर दिया जाए, जो जंगली हैं, जो घुमंतू हैं, जिनको हमने एसटी कहा, अनुसूचित जनजाति कहा, आर्टिकल 342 के तहत। तो भारत के संविधान में 341, 340, 341 और 342 के तहत इस देश के वंचितों को जो सत्ता से, समाज से, शिक्षा से, सरकारी नौकरी से, तमाम चीजों से जिन्हें महरूम रखा गया, उनको विशेष अवसर देने का प्राविधान है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, इस सरकार ने सबसे बड़ा काम भारत के संविधान के खिलाफ जाकर के आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% देने का काम किया, ईडब्ल्यूएस। और जिसकी आबादी इस देश में 15%, उसको आपने 10% आरक्षण दे दिया। जिन पिछड़ी जातियों की आबादी इस देश के अंदर 60%, उनको 27% भी आरक्षण आप नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में नहीं दे रहे, राजस्थान में नहीं दे रहे हैं, तमाम ऐसे प्रदेश जहाँ जो भाजपा शासित है वहां पर उनको 27% आप आरक्षण नहीं दे रहे हैं। आप जातिवार जनगणना नहीं करा रहे हैं, वहां आप कह रहे हैं कि आपकी जात की आबादी कितनी है। तो ये कैसे पता चलेगा कि पिछड़े कितने हैं? आप जातिवार जनगणना कराएंगे नहीं। आपकी सरकार ने पीछे 2010 में इस बात को मान लिया कि जातिवार जनगणना कराई जाएगी और आज की तारीख में आप कह रहे हैं हम जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे। तो ये पूरे संविधान में जो इस देश के वंचितों को, एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, जो अधिकार मिला है, उसको ये नेस्तनाबूद कर रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। सर बात करें, मोदी जी तो कहते हैं कि मैं संविधान को मानता हूँ और संविधान के अनुसार ही चलता हूँ। उन्होंने जब जीते थे, अभी जब वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब उन्होंने संविधान को चूमा भी था, माथे से लगाया। सर हाँ, ठीक बात है। तो आप कैसे कह सकते हो? तो संविधान को मानते हैं सर। तो संविधान को चूमना, संविधान को उस पर माथा रख देना और संविधान सम्मत आचरण करना, दोनों में फर्क है। तो संविधान को चूमने का काम तो उन्होंने किया, सीढ़ियों को, संसद की सीढ़ियों को चूमा और संसद को बदल दिया। संविधान को चूमा और अगर जो कह रहे थे 400 पार, अगर 400 उनको मिल गया होता तो पता चला होता कि संविधान को चूमे थे कि संविधान को खत्म, उसको आखिरी उसका आलिंगन था संविधान का, ये पता चल गया होता। लेकिन वो तो 400 मिला नहीं। उनके आर्थिक सलाहकार ने भी कहा, देवराय साहब ने, कि भारत के संविधान को बदला जाएगा। उनकी पार्टी के तमाम सांसदों ने कहा, वो हेगड़े सांसद कर्नाटक के जो थे उन्होंने कहा, अरुण गोविल ने कहा, उनके सांसद अयोध्या के जो सांसद हार गए लल्लू सिंह ने कहा, ज्योति मिर्धा जो नागौर से लड़ रही थी राजस्थान से, उन्होंने कहा। तो जो उनके तमाम सांसद थे, प्रत्याशी थे, और उनके वित्त मंत्री के पति परकला प्रभाकर ने कहा कि अगर इनको 400 सीटें मिल गई और पूर्ण बहुमत के साथ अगर इस सरकार में आ गए तो ये भारत के संविधान को भी बदल देंगे, लोकतंत्र के इंतजाम को भी बदल देंगे और भारत की सीमाएं भी बदल जाएंगी। ये तीन चीजें। से उनका ये था कि हम 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन जो झटका लगा है उससे क्या लगता है कि सर कुछ बदलाव होगा? अब देखिए, मुझे तो नहीं लगता बदलाव होगा। आप बताइए कि इन्होंने एक जिस चीज पर गांधी की हत्या में आरएसएस का नाम आया और आरएसएस पर बैन लगा,
और उस आरएसएस के बैन को लगभग 4 दशक बाद इन्होंने आज की तारीख में खत्म कर दिया कि सरकारी कर्मचारी भी आरएसएस के कैंपों में, शिविरों में जा सकते हैं। तो आरएसएस का मतलब तो सीधे सीधे जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी है। और आप आरएसएस की शिविरों में जब इस देश के आईएएस को, आईपीएस को, बड़े पदाधिकारियों को, सरकारी एहलकारों को आप छूट दे देंगे कि वो हाफ पैंट पहन करके और जाकर के आरएसएस के शिविर में जाएं जहां पर घोर सांप्रदायिकता पढ़ाई और सिखाई जाती है, तो फिर इस देश के लोगों के साथ, जो हमारा देश सेकुलर देश है, इस देश के उन लोगों के साथ जो इस्लाम को मानते हैं, जो बुद्धिज्म को मानते हैं, जो ईसाइयत को मानते हैं, जो पारसी हैं, जो जैन हैं, जो सिख हैं, उनके साथ न्याय कैसे होगा? तो उनको हम कैसे मान लें कि उनके अंदर परिवर्तन हो गया है? वो अपने एजेंडा। तो सर आईएएस जो है ऐसे बिना परीक्षा वो तो लेटरल एंट्री के जरिए, वही तो भारत के संविधान को कहाँ मान रहे हैं? लेटरल एंट्री के जरिए। तो फिर वो जो आईएएस बन जाएंगे तो फिर वो किसके इशारों पे चलेंगे? और उसमें भी अब देखिए सर, बताइए ना किसके इशारों पे चलेंगे? क्योंकि वो सीधे सीधे आरएसएस के लोगों की भर्ती है, वो आईएएस की भर्ती थोड़े है। वो उसमें सीधे सीधे प्राविधान है, जो कोई व्यक्ति उसमें आवेदन करेगा लेटरल एंट्री के जरिए, उसमें पहले ही लिखा हुआ है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी उसके लिए अर्ह ही नहीं है, ये उसमें आवेदन ही नहीं कर सकते हैं। तो उसका मतलब सीधे सीधे आरएसएस के लोग और सवर्ण, इस देश का सवर्ण उसमें आवेदन करेगा। तो सारे संघ के चुने हुए लोग हैं जिनको पॉलिसी बना, और वो क्या बनाए जा रहे हैं? राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सचिव बनाए जा रहे हैं, प्रमुख सचिव बनाए जा रहे हैं। तो वो जो लोग चुने जा रहे हैं आईएएस का बिना इम्तिहान दिए, और जिनको आईएएस बनाया जा रहा है, वो लोग हमारे देश की पॉलिसी बनाएंगे। तो कौन सी पॉलिसी बनाएंगे? जो संघ चाहेगा, जो हिंदुत्ववादी लोग चाहेंगे। अभी एक चीज बड़ा चर्चा में आ रहा है कि योगी जी ने फरमान दिया था कि अपने दुकानों के आगे जो है नेम प्लेट लगा दी जाए मुजफ्फरनगर में, यूपी के। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी जो है वही बात तो हम कह रहे हैं कि एक तरफ आप जातिवार जनगणना नहीं कराना चाहते, आप जातिवार जनगणना करा दीजिए ना। जातिवार जनगणना करा देंगे तो पता चल जाएगा कि ठेला कौन चला रहा है, रिक्शा कौन चला रहा है, कार किसके पास है, जमीन किसके पास है, आर्थिक संसाधन किसके पास है, सरकारी नौकरियों में कौन अधिक है। आप जातिवार जनगणना तो नहीं करा रहे हैं, लेकिन हमसे कह रहे हैं कि अपनी दुकान पर अपनी जात लिख दो, अपना धर्म लिख दो। तो ये दोहरापन है, और ये बिल्कुल इस देश के संविधान को, इस देश की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, उसको तोड़ने और खंडित करने की साजिश है। सर, एक तरफ कहते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा दिया जाता है, और एक तरफ मणिपुर में चुप रहते हैं मणिपुर की चीजों को। तो केवल मणिपुर ही थोड़े, आप तो दिल्ली में ही देखिए किस तरीके से हमारे देश के खिलाड़ियों को, जिनको हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी बेटियां हैं, राष्ट्र की गौरव हैं, उनको आपने देखा कि यहाँ से तंबू उनका उखाड़ कर फेंका गया, और जिसके ऊपर बलात्कार का आरोप उन्होंने लगाया, उसके बेटे को इन्होंने सांसद बना दिया। तो इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मणिपुर हो या देश का कोई हिस्सा हो, हाथरस वाला, हाँ कोई हिस्सा हो, हाथरस कांड हो, चाहे देश का कोई हिस्सा हो, जहां पर भी बेटियों के साथ दुराचार अनाचार हो रहा है, इनके कैबिनेट में ऐसे लोग मिनिस्टर हैं, ऐसे लोग सांसद हैं जिनके ऊपर बलात्कार के, जिनके ऊपर हत्या के मुकदमे हैं। लेकिन सर एससी, एसटी, ओबीसी कब जागेगा, ये बताइए सर। देखिए, जैसे अभी तक तो सबके सामने होते हुए भी कई बातें हैं। हम अभी इस देश को आजाद हुए 75 साल हुए, और हमारा समाज, इसके पहले हमारे एससी, एसटी, ओबीसी को शिक्षा से वंचित रखा गया, उनको सारी चीजों से किनारे कर दिया गया, मान सम्मान, शिक्षा, नौकरी, सारी चीजों से वंचित रखा गया। अब देश की आजादी के बाद, अंबेडकर साहब के संविधान के लागू होने के बाद धीरे धीरे हमारा समाज पढ़ना शुरू किया है, सोचना शुरू किया है। तो अभी हमारी लिटरेसी कितनी है? तो इसलिए जब हम शिक्षित होंगे, क्यों इनको दिक्कत है शिक्षा से, और क्यों ये शिक्षा को महंगा कर रहे हैं, क्यों शिक्षा को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं? इसीलिए कि जब इस देश का वंचित समाज पढ़ लेगा, एससी, एसटी, ओबीसी पढ़ लेगा, तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं अहिर हूँ, यादव हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं बुद्धिज्म को मानता हूँ, मैं हिंदुइज्म को नहीं मानता हूँ, मैं अंबेडकर को मानता हूँ। तो इनको इसी बात की चिंता है कि जब इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी पढ़ लेगा, तो फिर इनकी साजिशों को जान जाएगा, इनकी देवी देवता, भाग्य, भगवान, लोक परलोक को जान जाएगा, और फिर उसको छोड़ करके वो वैज्ञानिक विचारधारा को आत्मसात करेगा, और इस देश में अपने समाज को इकट्ठा करके अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरीके से यहाँ पर कन्वेंशन हो रहा है, इसी तरीके के कन्वेंशन गांव स्तर पर शुरू होंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि लोग शिक्षित ना होने पाए। तो शिक्षा का अभाव है कि हमारा समाज तमाम लोभ, लालच और तमाम चीजों में अभी जकड़ा हुआ है, लेकिन वो दूर होगा, जो जो शिक्षा बढ़ेगी वो दूर होगा। क्या कुछ मैसेज रहेगा तमाम एससी, एसटी, ओबीसी
जी, हमको देखिए, हमको इस बात पर सतर्कता बरतनी है। हमारे समाज के जो भी लोग पढ़े लिखे हैं वो इस बात का अभियान चलाएं कि जो हमारा अनपढ़ समाज है गांव में, उसको हम बताएं कि ये हिंदुत्व का जो लबादा ओढ़कर हमारे बीच में आते हैं और जो हिंदुत्व का नारा देते हैं, उसके जरिए हमको ये पुनः सामाजिक और राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उनके इस एजेंडे में नहीं फंसना है। हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ा करके उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपना, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे बहुत सवाल किए जा रहे हैं, मेरे घर के एड्रेस भी लिए जा रहे हैं। कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन डरना नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ। 2019 से एक छोटा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि वी द पीपल का जो विनय हुआ, इंटेलेक्चुअल लोगों ने इसका सृजन किया। 7 से 8 लोग कहीं एक सीक्रेट जगह पे बैठे थे और वहां से ये हुआ